हेलो दोस्तों, यूपीएससी बीके स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई और स्वास्थ्य का ध्यान दोस्तों अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों हम जो एमपीपीएससी पेपर फर्स्ट यूनिट 2 का मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश देख रहे थे दोस्तों, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने यहाँ तक दोस्तों कंप्लीट कर लिया था जो चंदेल वंश है। चंदेल वंश दोस्तों एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों एमपीपीएससी मेंस दोस्तों प्री प्लस मेंस दोनों ही इसमें कवर हो जाएगा। जीएस फर्स्ट का दोस्तों मेंस में कवर करेगा और यूनिट फर्स्ट और प्री का दोस्तों यूनिट फर्स्ट में से कवर करेगा। इसमें दोस्तों आपका जीएस फर्स्ट का इकाई 2 में मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश दिया दोस्तों, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने कल तक यहाँ कंप्लीट कर लेते। चंदेल वंश दोस्तों चंदेल गुर्जरों के समान थे दोस्तों। चंदोदय ऋषि ने इस वंश का नाम चंदेल वंश रखा था दोस्तों। अभिलेखों में हिंदी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग चंदेल शासकों ने किया था। नन्नू चंद्र वर्मा संस्थापक था दोस्तों। चंदेल वंश के संस्थापक कौन था? नन्नू के चंद्र वर्मा संस्थापक थे दोस्तों। इसके उपाधि नप्र आएगा, नप्रपति महीपति आएगा दोस्तों। खजुराहो लक्ष्मण मंदिर अभिलेख के अनुसार नन्नू के आदेश को उसके शत्रु पुरुषोहार की भांति शिरोधार करते थे और उसका शौर्य देवताओं अर्जुन का स्मरण दिलाया था दोस्तों। इसका संस्थापक कौन है? चंदेल वंश के नन्नू या चंद्रवर्मा संस्थापक था। फिर आएगा बाक्यपति दोस्तों। बाक्यपति यह नन्नू का पुत्र था दोस्तों। संस्थापक था उसका पुत्र बाक्यपति था। इसे प्रजा को आनंद देने वाला सुंदर ऐश्वर्य वाली बृहस्पति के समान विनयी कहा गया था। इसकी तुलना प्रभु तथा कुंभ जैसे पौराणिक राजाओं से बढ़कर की गई थी। विंध्यगिरी को बाक्यपति का कीड़ा स्थल बताया गया दोस्तों। यहाँ पे उन्होंने ज़्यादातर रहते थे इसलिए उसको कीड़ा स्थल बताया गया विंध्यगिरी को। फिर उसका अगला शासक फिर आएगा जयशक्ति या विजय सिंह। जयशक्ति तथा विजयशक्ति बाक्यपति के पुत्र थे। बाक्यपति के पश्चात जयशक्ति चंदेल सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। चंदेलों के अभिलेखों में दोनों भाइयों को चंदेल वंश का उत्कर्ष मार्ग प्रशस्त करने वाला कहा गया है। इसके बारे में दोस्तों उनके अप्रतिम शौर्य से शत्रु वैसे ही नष्ट हो गए जैसे तीव्र अग्नि से जंगल हो जाते हैं। जयशक्ति ने अपने पुत्र पर चंदेल राज्य का नामकरण जयजगभुक्ति किया। जयशक्ति की मृत्यु के पास उसका भाई विजयशक्ति सिंहासन पर बैठा दोस्तों। जयशक्ति के बारे में कहा गया इसने राम की तरह दक्षिण दिशाओं को सीमा जीता था दोस्तों। संभवतः जयशक्ति ने मिहिर भोज के साथ राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय का पर आक्रमण किया था। फिर इसके बाद अगला शासक दोस्तों आएगा राहिल। यह विजयशक्ति का पुत्र था दोस्तों। अगला शासक राहिल। दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए दोस्तों। दोस्तों इसका पीडीएफ यूपीएससी हिंदी स्टडी चैनल टेलीग्राम लिंक दोस्तों पिन कर दूंगा। आप यहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, आपको पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों। विजयशक्ति का पुत्र राहिल था दोस्तों। चंदेल अभिलेखों में इसे नरेंद्र चंद्र की उपाधि दी गई दोस्तों। नरेंद्र चंद्र की उपाधि दी गई। आ सकता किसको दिया गया? राहेल, हर्ष, विजयशक्ति तो राहेल को दिया गया। राहिल इसके बारे में कहा गया कि युद्ध से कभी थकता नहीं था। वह मित्रों का हित एवं बैरियों को दंड देने वाला था। महोबा के निकट, महोबा कहाँ? मध्य प्रदेश में। पंचायत थैली के सूर्य मंदिर और राहिल सागर का निर्माण करवाया था। इसने बांदा में रसो और राशि नमन नगर बसाया था। इसके समय चंदेल राजकुमारी नट्ट देवी का विवाह कलचुरी के शासक कोकल प्रथम से हुआ था। फिर राहिल का पुत्र आएगा हर्ष। राहिल का पुत्र हर्ष सिंहासन पर बैठा दोस्तों। यह चंदेल वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक था। प्रथम सबसे महत्वपूर्ण शासक था ये। चंदेल अभिलेखों में हरिहर्ष या जौर हरमणि उन्हें शत्रुओं को हर्ष को जौर के समान नष्ट करने वाला बताया गया था। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर कलचुरी शासक। कलचुरी शासक लक्ष्मीकांत के बनारस पत्र में हर्ष का उल्लेख मिलता है। इसने राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय के विरुद्ध प्रतिहार राजा को क्षितिपाल देव एवं महिपाल देव की सहायता की तथा उसे पुनः सिंहासन पर बैठाया।
इसने चौहान राजकुमारी कंचुंगा देवी से विवाह किया और कंचुंगा देवी को परमसती कहा गया। दोस्तों हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, फिर से एक बार हमने फिर से रिवीजन कर लिया। अब आएगा यशोवर्मन या फिर लक्ष्मण वर्मा। यशोवर्मन ने कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार शासक देवपाल को पराजित किया था। देवपाल के बैकुंठी की चतुर्भुज मूर्ति प्राप्त कर इसकी स्थापना लक्ष्मण मंदिर में की थी। इसने कलचुरी नरेश युवराज प्रथम तथा परमार शासक सीएम द्वितीय को पराजित किया। इसने गुर्जर प्रतिहार शासक महिपाल से कलिंजर का किला जीतकर सैनिक राजधानी बनाई। यशोवर्मन ने वेल्ब तड़क का निर्माण करवाया। इस सरोवर को बेलाताल कहते हैं। इसने खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं यशोवर्मन की सैनिक उपलब्धि। दोस्तों इसकी सैनिक उपलब्धि खजुराहो लक्ष्मण मंदिर यशोवर्मन की दिग्विजय की जानकारी देता है। कलिंजर पर इसने विजय किया था। यशोवर्मन ने गुर्जर प्रतिहार शासक महिपाल को पराजित किया तथा कलिंजर पर अधिकार कर लिया था। मालवा पर विजय। इसने मालवा के परमार शासक सियक द्वितीय को पराजित कर विदिशा पर अधिकार कर लिया था। फिर त्रिपुरी विजय। यशोवर्मन ने त्रिपुरी कलचुरी शासक युवराज प्रथम को पराजित किया। फिर अन्य शासक। यशोवर्मन ने गौड़, खास मिथिला, कुरु, कश्मीर, कौशल आदि को भी पराजित किया। छोटे छोटे राजवंश है दोस्तों। फिर इसका आएगा धंगदेव। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। धंगदेव दोस्तों ये आएगा यशोवर्मन का पुत्र है। धंगदेव ने ग्वालियर के कच्छपघात शासक ब्रजदमन को अपने अधिकार में किया था। धंगदेव चंदेल वंश का प्रथम शासक था। इसने हिंदू शासी शासक जयपाल को सुबुक्तगीन के विरुद्ध सैन्य सहायता भेजी। इसने महोबा को राजधानी बनाया था। धंगदेव ने खजुराहो में विश्वविख्यात पार्श्वनाथ एवं विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। इसमें मकरात मणि से निर्मित शिवलिंग को स्थापित किया। 100 वर्षों की अधिक आयु होने के पश्चात धंगदेव ने गंगा यमुना नदियों के संगम पवित्र पद जल समाधि ले लिया था। फिर दोस्तों इसका पुत्र गणदेव ने अपने पुत्र विद्याधर के द्वारा कन्नौज के भगोड़े प्रतिहार राज्यपाल को वध कर दिया था। इसने खजुराहो। दोस्तों ये 2 नंबर के मार्क्स में आएंगे क्योंकि ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी किंग जो दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसी के बारे में 7 मार्क्स या फिर 11 मार्क्स में आएगा। एक क्वेश्चन आएगा 11 मार्क्स में और 7 मार्क्स में भी 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों तो आपको पता चल जाएगा कि वो भी इसी में से एक ही क्वेश्चन आएगा। अगर इस राजवंश या तो 7 का आएगा तो 11 का आएगा, क्योंकि 5 यूनिट है। 5 यूनिट में से 7 मार्क्स के भी 11 मार्क्स में से आ सकता है एक क्वेश्चन। 11 मार्क्स का टोटल दोस्तों 3 क्वेश्चन आएंगे। उसमें हर यूनिट में से एक पूछा जाएगा, एक होगा दोस्तों। तो इसमें से भी एक एमपी का तो पूछा जा सकता है। तो आपको जौन सा राजा इंपॉर्टेंट लगे कि हाँ इसके बारे में इंपॉर्टेंट ज़्यादा डिटेल दिया गया तो उसको आपको 11 मार्क्स के हिसाब से 7 मार्क्स के हिसाब से करना। जो भी राजा इंपॉर्टेंट है छोटे हैं उसको 2 मार्क्स में आएगा दोस्तों। ऐसा दे देगा विद्याधर चंदेल। तो आपको लिखना गणदेव का पुत्र था। विद्याधर ने भोज परमार कलचुरी शासक गंगदेव को पराजित किया। फिर दोस्तों इसके बारे में इंपॉर्टेंट लिख देना, विद्याधर ने लुक्ति हिंदवी की रचना की थी। बस 2 नंबर का आएगा तो आपको इतना ही लिखना। 7 मार्क्स आएगा तो इसको डिटेल में लिखना कि दोस्तों इसका पुत्र था दोस्तों मैं बता रहा हूँ। इसका लिखना गंगदेव का पुत्र था, चंदेल वंश के अंतर्गत आता दोस्तों। फिर इसके बाद लिख देना गंगदेव का पुत्र विद्याधर ने भोज परमार कलचुरी शासक गंगे देव को पराजित किया। विद्याधर के समान कच्छपात शासक गुर्जन ने ही राज्यपाल को हत्या की थी। इसके शासनकाल में महमूद ने 2 बार बुंदेलखंड पर आक्रमण किया, किंतु दोनों ही बार महमूद गजनबी को असफलता प्राप्त हुई दोस्तों। विद्याधर तत्कालीन भारत में एकमात्र ऐसा शासन था जिसने महमूद गजनबी का सफल प्रतिरोध किया। विद्याधर ने लुक्ति ए हिंदवी की रचना की थी। इसने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था, जो मंदिर समूह का सबसे बड़ा मंदिर था। फिर दोस्तों आएगा विद्याधर चंदेल की उपलब्धि। दोस्तों इसी राजा के बारे में दिया विद्याधर, इसके महत्वपूर्ण इसमें आ सकते हैं 11 मार्क्स का दोस्तों दिया गया दोस्तों। चंदेल शासक गंड के बाद उसका पुत्र विद्याधर 1019 से 1209 ईसा पूर्व को शासक बना हुआ। चंदेल शासकों को सर्वाधिक शक्तिशाली था। उसने शासनकाल में घटनाओं का उल्लेख हमें तत्कालीन लेखों मुसलमान लेखों से। सैन्य उपलब्धि दोस्तों क्या इसके इब्न उल अतहर कहता है इसके पास सबसे बड़ी सेना थी। मालवा के शासक भोज परमार को दोस्तों इसने हराया था। कलचुरी शासक गंगदेव को पराजित किया था इसने।
कन्नौज शासक राज्यपाल अर्जुन द्वारा हत्या कराई गई। महमूद गजनी का सफलतापूर्वक विरोध करने एकमात्र शासक था। राजनीतिक उपलब्धि क्या है दोस्तों, इसके राजनीतिक उपलब्धि पढ़ते हैं दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें 11 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, 7 मार्क्स का भी दोस्तों, ये राजा इंपॉर्टेंट है। अपनी राजधानी दोस्तों, ग्वालियर के कक्षपात शासक इसके समान थे, अर्थात ग्वालियर क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित था। कन्नौज पर राज्यपाल के पुत्र त्रिचोनपाल को राजा बनाकर अधीन स्वीकार कर लिया। दोस्तों 11 मार्क्स का आएगा तो आपको डिफाइन करना है, फिर ये टॉपिक एक लिखना है, 2-2 लाइन लिखना है, 3-3 लाइन। माऊ प्रस्तर लेख के अनुसार शिवनाग मैत्री ने पृथ्वी के समस्त राजाओं को विद्याधर का करत बनाया एवं उसका शासन पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ बताया। चंदेल अभिलेखों में कहा गया कि राजा भोज एवं गंगदेव शिष्य के समान डरकर विद्याधर की पूजा करते थे। अली इब्न उल अहतर के अनुसार विद्याधर की राज्य सीमा भारत में सबसे बड़ी थी। स्तंभ संबंधी उपलब्धियाँ, खजुराहो में सबसे बड़े मंदिर कंदरिया महादेव का पंचायतन थैली में निर्माण करवाया था, जो भगवान शिव को समर्पित था। मंडप के स्तंभ पर शिलालेख में मंदिर निर्माता का नाम बिरिमदा गया, जो विद्याधर था। फिर दोस्तों साहित्यिक उपलब्धि क्या है इसके, साहित्यिक उपलब्धि, विद्याधर ने स्वयं लुगत ए हिंदवी नामक कविता की रचना की थी। स्पष्ट है विद्याधर अपने समय का एक महान शासक था। उसके पितामह धंग ने जिस विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, विद्याधर ने अपने वीरतापूर्वक कृत्यों द्वारा उसे गौरवान्वित किया। मुस्लिम लेखकों ने उसके शक्ति एवं उसके साम्राज्य की मुक्तिकंठा की प्रशंसा की। फिर दोस्तों अगला राजा कौन है, विजयपाल, ये भी चंदेल वंश का शासक है, इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, इसमें से आएगा तो 2 मार्क्स का आएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, 2 नंबर आ सकता है। विद्याधर का पुत्र था, ये चंदेलों का पतन प्रारंभ हो गया था इसके समय काल में। एक ग्वालियर के कक्षपातों के संबंध में चंदेलों को बिगड़ गया। फिर दोस्तों इसका अगला राजा है देववर्मा, ये भी 2 मार्क्स का आ सकता है, देख लीजिए। तो फिर कीर्तिवर्मन इंपॉर्टेंट लग रहा है दोस्तों। कीर्तिवर्मन विजय राजा का छोटा पुत्र था। कीर्तिवर्मन ने अपने सेनापति गोपाल की सहायता से कलचुरी शासक लक्ष्मीकांत को पराजित किया और चंदेलों को पुनः स्वतंत्र बनाया। दोस्तों 2 मार्क्स का आएगा, तो आपको लिखना है कि चंदेल वंश का राजा है, फिर कीर्ति विजय का पुत्र था, इसका रचना लिखना। कीर्तिवर्मन ने महोबा में कीर्तिसागर तालाब बनाया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का ज़्यादा आपको लिखने का 2 लाइन ही रहेगा, तो आपको फैक्ट लिखना है। तो कीर्तिवर्मन ने कलिंगर में बुड्ढा बुड्ढी तालाब का निर्माण, कीर्तिसागर लिख दीजिए। फिर एक दरबार में कृष्ण मित्र रहता था, जिसने प्रथम की रचना की थी। दोस्तों एक आप तो लिख दीजिए चंदेल वंश का शासक है, फिर इसका लिख दी कीर्तिवर्मन विजय का छोटा पुत्र था दोस्तों, फिर कीर्तिसागर था, फिर प्रबंधय की रचना की। दोस्तों इसमें से जो आपको याद रहे आप उसी के बारे में लिख सकते हो, 2 मार्क्स का आएगा, और 7 मार्क्स का आएगा तो आपको फिर बड़ा डिफाइन करके लिखना पड़ेगा कि। फिर दोस्तों सुलक्षण वर्मन, ये कीर्तिवर्मन का पुत्र दोस्तों, इसमें राजा कौन आएगा, जय वर्मन आएगा, फिर पृथ्वी वर्मा आएगा, फिर मदन वर्मा। दोस्तों इसका सुदर्शन वर्मा कीर्तिवर्मन का पुत्र था, उसके बाद जय वर्मन, पृथ्वीवर्मन, मदन वर्मन। माऊ प्रस्तर अभिलेख से संबंधित है दोस्तों ये, इसने मालवा के पारमार चेदी के कलचुरी गुजरात के चालुक्य को भी पराजित किया था। 2 नंबर का आएगा इसमें, आप देख के जान जाओगे दोस्तों 7 मार्क्स का आएगा कि 11 मार्क्स का आएगा कि 2 मार्क्स का आएगा पीएससी में। अब प्री में भी आएगा दोस्तों, पूछा जा सकता है, बताएंगे जहाँ पे प्री का आपको ध्यान रखना। मदन वर्मा ने ललितपुर जिले में मदनपुर नामक नगर बसाया था। दोस्तों पूछ लेगा मदनपुर नामक नगर कौन से सम्राट से संबंधित है, तो ये चंदेल वंश से संबंधित ऐसे पूछ लेगा। फिर आएगा यशोवर्मन फर्स्ट, फिर आएगा परमदीर्थ देव आएगा दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं, यशोवर्मन द्वितीय का पुत्र था। परमदीर्थ तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य 1182 ईस्वी में सिरसागढ़ का युद्ध हुआ, जिसमें परमदीर्थ देव ने सेनापति उल्लाह दाउल मारे गए थे। इस युद्ध का वर्णन मदनपुर अभिलेख से होता है। इसके दरबार में जगनिक भट्ट नामक कवि रहता था, जिसमें परमलील रसों की रचना की थी। 1203 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने कलिंजा पर आक्रमण किया। दोस्तों तो ये वाला 7 मार्क्स का नहीं आएगा, 2 मार्क्स का आएगा। दोस्तों जो आप देख के जान जाओगे कि 7 मार्क्स 11 मार्क्स किस में आएगा। ये वाले इसमें ये जो दिया गया विजयलाल चंदेल की उपलब्धि, इसमें दोस्तों ये वाले में 11 मार्क्स 7 मार्क्स दोनों बन सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर त्रिलोक वर्मा, इसने तुर्कों से पुनः कलिंजर को विजय कर कलिंगराज उपाधि धारण की थी। इसके शासनकाल में 1233 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कलिंजर पर आक्रमण किया था तथा लूट लिया था। फिर इसके अगले पुत्र हैं वीर वर्मा भोजराज, दोस्तों ये इनकी इंपॉर्टेंट नहीं है।
फिर कीर्ति चंदेल दोस्तों 2 नंबर का शासन प्रबंधन दोस्तों। ये राजा के बारे में, कोई भी राजा के बारे में पूछे दोस्तों आप ऐसे टॉपिक डाल सकते हो। प्रशासन का प्रबंधन के मध्यकालीन युगीन राजवंशों का समान प्रशासनिक ढांचा लगभग चाणक्य के सप्तअंग सिद्धांत के अनुसार, चाणक्य का जो 7 सिद्धांत है उसके अनुसार मध्यकालीन का शासन देखा गया है। पहले तो राजा वंशानुगत था, श्रेष्ठ पुत्र को राजा बनाया जाता था, उत्तराधिकारी के लिए गृहयुद्ध का कोई उदाहरण नहीं है। अंग तथा यज्ञवर्मा द्वारा राजकाज से व्यवस्थित होकर राजपद का त्याग करते थे। फिर दूसरा का आमात्य यानी सचिव यानी मंत्री नियुक्त करते थे दोस्तों। मंत्री परिषद होता था, मंत्रियों की नियुक्ति राजा द्वारा किया था, अधिकांश वंशानुगत था, आयु एवं जाति के प्रबंधन नहीं था दोस्तों। राजा के महत्वपूर्ण कार्यों को संपादन किया जाता, राजकीय समस्याओं पर राजा को परामर्श करता था। फिर थर्ड टॉपिक राष्ट्र यानी राज्य, संपूर्ण राज्य को जेजक भुक्ति कहा जाता था। पूछा जाएगा जेजक भुक्ति किसको कहा जाता, तो राष्ट्र को कहा जाता है। कौन से राजा वंश से संबंधित है, चंदेल वंश। ऐसे आपको ध्यान रखना दोस्तों। भुक्ति विषय अथवा पत्तला का विषय ग्राम से विभाजित थे। विषयों का शासक विषयपति होता था। नगर तथा ग्रामों का प्रशासन पंचकुला यानी 5 सदस्यों की सहमति द्वारा होता था। पंचकुला के सदस्य 72 जिसका निर्वाचन होता था दोस्तों। नगरों की सुरक्षा के लिए बुलाध्यक्ष नियुक्त किए जाते। फिर थर्ड आएगा दोस्तों दुर्ग, 4 आएगा दुर्ग। चंदेल साम्राज्य में 8 दुर्ग जिसमें कलिंजर, अजयगढ़, मोहगढ़, मैहर था दोस्तों। ये कहाँ पे है, ये सब एमपी में है। पूछ लेगा कौन से नदी में, पूछ सकता है कौन से शहर के उसमें है दोस्तों। दुर्ग प्रशासन को उत्तरदायी विशेष अधिकारी था दोस्तों। ये भोज वर्मा कालीन अजयगढ़ प्रस्तर अभिलेख से 2 बार विशिष्ट शब्द के लिए प्रयोग किया गया है। 5वें का कोष धन प्रबंधन, चंदेल अभिलेख दोस्तों। कोई भी राजा पूछे आपको राजा के बारे में डिफाइन कर देना और यही पॉइंट सेम लिखना, तो आपके राजा के बारे में वो डिफाइन हो जाएगा। चंदेल अभिलेखों में राजवंश संबंधी स्रोतों के बारे पर आप जानकारी का अभाव है। राजकीय तम्र लेखों के अनुसार लागान यानी चुंगी पशुकर अपराधियों का अर्थदंड आय के प्रमुख साधन थे। राज्य की आय का एक बड़ा भाग राजा परिवार में व्यय करता था। शेष आय राज्य की सुरक्षा, सेना एवं कर्मचारियों का वेतन, कला एवं संस्कृति संरक्षण, धार्मिक अनुदान एवं लोक कल्याणकारी कार्यों पर खर्च किया। छठा आएगा दोस्तों दंड। ऐसा दोस्तों टॉपिक बना के आपको लिखना, तो 11 मार्क्स का भी कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी राजा से पूछे राजा का डिफाइन कर देना दोस्तों, और यही पॉइंट सेम किसी भी राजा में आए या फिर चंदेल वंश है आपको सेम ही लिख देना है। फिर दंड, चंदेल कलचुरी परमर गुर्जर पथेरों से घिरे होने के कारण विशाल सेना रखना आवश्यक था दोस्तों। प्रमुख अंग पदापति अश्व हस्ती था। आयुधों में सामान्यतः आयुध बाण, भाले, बर्छे तथा तलवार का प्रयोग किया जाता दोस्तों। अस्त्र का उपयोग किया जाता, उनके बारे में बताया गया। फिर 7 का आएगा दोस्तों मित्र। चंदेलों की सीमा पर गुर्जर प्रतिहार कलचुरी परमा राज्य स्थित थे। अंतः युद्ध शांति के समय विभिन्न स्तरों पर संबंध बनाए गए थे। चंदेल राजकुमारी नट्ट देवी का विवाह कलचुरी शासक कोकल प्रथम से हुआ था। चंदेल शासक अपना विवाह चहमान राजकुमारी कंचुका से किया था। रूपकुंडा एवं ग्वालियर कच्छपघात कंकेरी महाराजा एवं महाराजा पुत्र बागदेव सकल सामंत चूड़कमणि गोपाल चंद्र आदि से किया था दोस्तों। फिर इनके सामाजिक बारे में पूछा तो उनके सामाजिक दशा के बारे में दोस्तों आपको लिख देना है। अच्छा सा कंक्लूजन दे देना जैसे इसमें सामाजिक दशा में दोस्तों पॉइंट 1 का वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। सामाजिक पहले लिखना वर्ण व्यवस्था 4 वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। आपको ऐसे डायग्राम बनाना दें, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र डायग्राम होगा। फिर आएगा ब्राह्मणों का मुख्य कार्य वर्ण व्यवस्था। फिर आएगा वर्ण व्यवस्था दोस्तों में दी देगा ब्राह्मणों का मुख्य कार्य यजन अध्ययन दान ग्रहण करना था। चंदेल अभिलेखों में ब्राह्मणों को राउत या ठाकुर उपाधियाँ दी गई थी। कहाँ दी गई, चंदेल वंश में दी गई थी। क्षत्रिय ब्राह्मणों के समान क्षत्रिय को समाज में उच्च वर्ग का स्थान था। उन्हें धर्म रक्षक शरणक कहा जाता है। युद्ध विद्या में कुशल थे दोस्तों। इसमें प्री का भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको खुद से पीआई को एनालिसिस करना है कि हाँ यहाँ से कौन सा पीआई कुछ बन सकता है। ब्राह्मणों को समान राउत ठाकुर की उपाधि दी गई थी ब्राह्मणों को। फिर आएगा वैश्य दोस्तों, 3rd में आता वैश्य। चंदेल साम्राज्य में वैश्यों का स्थान महत्वपूर्ण था। लोग कल्याणकारी कार्यों में सहयोग करते थे दोस्तों। मुख्यतः वर्णधर्म व्यवसाय, कृषि मुख्य पशुपालन। फिर आएगा वैश्य शूद्रों की स्थिति दयनीय थी। कुछ विदेशी जातियों को भी इसमें सम्मिलित किया गया था, जिसमें प्रबोधन चंदोदय नाटक में समूह कहा गया था। शूद्रों के लिए
वेदों का अध्ययन पौराणिक यज्ञ निषिद्ध था। समाज में एक अलग वर्ग के रूप में कायस्थों का अस्तित्व था, परंतु अभिलेखों में स्पष्ट नहीं है कि किस वर्ण पर था। दोस्तों कंक्लूजन देना, फिर स्त्रियों की स्थिति, महिलाओं की स्थिति पूछा जा सकता है। महिलाओं की स्थिति आएगा दोस्तों, तो आप खुद लिख देना। स्त्रियों को 2 वर्ग थे, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। आहार से प्राप्त कुंती नाथ प्रथम अभिलेख में विहित स्त्री को गर्भगृह धर्म प्रवीण बताया गया है। मंगल कार्य के रूप में पुत्र को जन्म दिया जाता था। संतान उत्पत्ति की नारी महत्वपूर्ण कर्तव्य था। पुत्र उत्पन्न करने के लिए चंदेल अभिलेख में देवदासी प्रथा का भी ज्ञान था। आर्थिक व्यवस्था में दोस्तों क्या करते थे चंदेल का? पहले लिखना कृषि मुख्य व्यवसाय था, सभी लोग कृषि करते थे। श्रम साध्य कार्य हल बैलों का प्रयोग कर। दौड़ मापन यानी माप की इकाई थी दौड़ मापन दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं। गेहूँ, तिलहन, कपास का उत्पादन करते थे। त्रिलोक वर्मा सागर तमन अभिलेख के अनुसार इच्छुक, कुसुम, करपस, क्षण, आम, महुआ यातायात से करते थे। फिर परमादित्य के पश्चात दान में प्राय तिल का अभिलेख है। कृषि वर्षा पर निर्भर है। मदन सागर, कृत सागर, राहेल सागर, सुख सागर, मदन सागर आदि तालाबों में उल्लेख है। फिर पशुपालन, सेकेंड टॉपिक डालना है उसको, पशुपालन करते थे। पशुपालन में क्या आएगा? घोड़ा, बैल, बकरी, भैंस आदि पालते, इसको कृषि सामान ढुलाई के लिए किया जाता था। फिर था डालना वाणिज्य व्यापार, बाजार में हाट या हट्टी का प्रयोग करता है। हट्टी क्या है दोस्तों? एक प्रकार का विनिमय का मध्य कहते हैं। पशुपालन में खजुरा अभिलेख में वाणिज्य थिपुर उल्लेख किया गया है। विशिष्ट दुर्ग के अंदर बाहर जाने की वाली व्यवस्थाओं का निरपंथी एवं शुल्क वसूली का कार्य करता था। फिर इनकी धार्मिक स्थिति क्या थे दोस्तों? इनकी धार्मिक स्थिति देखते हैं। चंदेल समाज में धार्मिक प्रवृत्तियाँ प्रबल थी। देववर्मा के चरखरी ताम्रपत्र संसार को अस्थिर लक्ष्मी के समान चंचल जबकि धर्म को सशक्त बताया गया था। इस समय वैदिक धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, शशक धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म प्रचलित थे। वीरवर्मा कालीन अजयगढ़ प्रस्तर अभिलेख में ओम नमः शिवाय प्रारंभ हुआ दोस्तों। ये पूछा जा सकता है। ओम नमः शिवाय प्रारंभ कब हुआ? चंदेल वंश के समय प्रारंभ हुआ। अजयगढ़ प्रस्तर अभिलेख से प्रारंभ हुआ था दोस्तों। अजयगढ़ प्रस्तर, ये भी प्री में पूछा जाएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। ओम नमः शिवाय, ओम छोड़ दोस्तों, नमो गणपति नमः, मैंने ओम नमः शिवाय, नमो गणपति नमः कहाँ से? अजयगढ़ प्रस्तर अभिलेख से दोस्तों। कनिंघम के अनुसार, कनिंघम कौन थे दोस्तों? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम अध्यक्ष थे। ये एसआई के प्रथम अध्यक्ष थे। एसआई की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुआ था दोस्तों। खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर अभिलेख में अंतिम पंक्ति नमः शिवाय से सूर्य का पूजा मिलता है दोस्तों। गणपति नमः शिवाय का मिलता है। विद्या धारण कालीन कुंडलेश्वर तम ओम ब्रह्मा से प्राप्त हुआ, तो ये भी मिलता है। 64 डोगनी मंदिर पूर्व दिशा में ब्रह्म मंदिर था दोस्तों, ये भी साक्ष्य मिलता है। फिर ललितपुर जिले के क्षेत्र में ब्रह्म मंदिर का निर्माण यशवर्मन पौत्र केशव द्वारा किया गया था। इस समय भट्टारक परंपरा विद्यमान विकसित थी। वस्त्र पहनने वाले दिगंबर भट्टारक कहलाते थे। ये मठों और मंदिरों का निर्माण करते थे। खजुराहो में घंटाई मंदिर के समीप महोबा के कीरत सागर में बौद्ध प्रतिमा प्राप्त हुई है दोस्तों। फिर इनकी वास्तुकला क्या है? चंदेल वंश की वास्तुकला पढ़ने वाले हैं दोस्तों। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए दोस्तों। इसका टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक तो दोस्तों वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। वास्तुकला, चंदेल खजुराहो में प्रसिद्ध मंदिरों के निर्माता थे। चंदेला राजवंश द्वारा 950 से 1050 ईसा पूर्व में निर्मित प्राचीन मंदिरों के लिए भारत में यह विरासत स्थल बहुत लोकप्रिय थी। खजुराहो में प्रत्येक मंदिर स्थापत्य, ध्यान, आध्यात्मिक शिक्षा और रिश्तेदारी आदि कलाओं के रूप में परिभाषित। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल 1986 में न केवल अतीत का प्रतिबिंब बल्कि वास्तुकला की स्थापना को प्रतिबिंबित करता है। यह मंदिर विशेष रूप से हिंदू, शिव, विष्णु, जैन आदि से भरा है। खजुराहो जंगल में ब्रिटिश सेना कप्तान टी.एस. बर्ट द्वारा खोजा गया था। खजुराहो के जंगल को खजुराहो को खोजा गया। खजुराहो की खोज किसने की दोस्तों? तो ये आ सकता है कप्तान टी.एस. बर्ट। खजुराहो के जंगल ब्रिटिश सेनापति 1838 में खोजा गया था। 1950 ईस्वी के चंदेल राजवंश भारत में हिंदू धर्म, जैन धर्म को बढ़ावा देने के लिए मंदिरों का निर्माण करवाया था। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दरअसल मंदिरों की संख्या 85 था।
लेकिन वर्तमान में केवल 20 मंदिरों को जीर्णोद्धार कर 1850 के दशक में 20 मंदिरों को बहाल किया गया। मंदिरों की पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी समूह के मंदिरों के रूप में 3 समूह विभाजित किया गया। इन मंदिरों को भारतीय प्रतिनिधि कला मकर ध्वज कहा गया है दोस्तों। इसकी विशेषताएं, मंदिरों की विशेषताएं क्या है? ये नगर शैली के श्रेष्ठ उदाहरण है। ये प्राय ऊंची चौकी या जागती पर निर्मित थे। ये चारों ओर किसी प्रकार की दीवार नहीं होते थे दोस्तों। इस प्रकार निकट वातावरण में अच्युत प्रतीत होते हैं। भूस्थिति यानी लॉटिन क्रॉस के आकार के होते हैं, जिनकी लंबी भुजा पूर्व से पश्चिम को बनाई गई थी। मंदिरों में 3 प्रधान यानी गर्भगृह, मंडप, अर्धमंडप था। गर्भगृह अर्धमंडप के मध्य अंतराल बनाया गया था। पूर्ण विकसित मंदिरों को दक्षिणापथ से जुड़े होते महामंडप का निर्माण किया गया था। मंदिरों के भीतरी भागों के स्थान पर बाहरी भागों की पूर्णतः मूर्तियों की संख्या अधिक थी। कंदरिय महादेव का मंदिरों की संख्या 850 थी। मंदिरों की जो संख्या है, कंदरिय महादेव मंदिर, अर्धमंडप, मंडप और महामंडप पृथक पृथक स्फुटकर शिखर हैं तथा ये शिखर आरोही क्रम से ऊंचे उठते गए हैं। शिखर के शीर्ष भाग का एक बड़ा भाग अमलाक चंद्रिका क्रमशः एक गोलाकार अमलाक कलश होता था, उसे बीज पूरक कहा जाता था दोस्तों। मंदिर के ऊपर वाला जो भाग होता है। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये प्रवेश द्वार, मंदिरों में एकमात्र द्वार प्रवेश हेतु पूर्व से ऊंचा सोमपन था। मंडप द्वार के ऊपर अलंकृत तोरण एवं लघु प्रतिमा का संयोजन जो लटकती मूर्तिकला के साथ प्रतीत होती थी। दोस्तों ये मंदिर का दिया गया दोस्तों प्रवेश द्वार, मंडप, स्तंभगृह, मंदिर का शानदार से नेता शैली। मंडप और अर्धमंडप और मंडप दोनों ढालुआ कक्षासान है। इनके पश्चात महामंडप था। दक्षिणापथ में 2 अतिरिक्त कक्षासन निर्मित था। महामंडप के बीच में 4 स्तंभ छत की कड़ियों को सहारा देते थे। महामंडप अंतराल के मध्य में गर्भगृह से संबंधित था। बीतन अत्यधिक अलंकृत था दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं। अप्सरा सालभंजी के मूर्ति विभिन्न भाव समीकरण निर्मित करते थे दोस्तों। गर्भगृह दिया आप देख लीजिएगा। फिर इनकी मूर्तिकला दोस्तों, मूर्तिकला में आएगा दोस्तों, देखिए मूर्तिकला के सामने खजुरा मूर्तिकला अद्वितीय है दोस्तों। फिर 5 भागों में बांटा गया। आराध्य मूर्तिकला पद्मासन, समगासन मुद्रा से प्रदर्शित करते हैं। विष्णु विविध अवतार शिव के दिए गए। फिर पशु देवता द्वितीय वर्ग के अंतर्गत पशु देवता आते हैं। इसमें पाल, गण, विद्या, देवी, सेनाओं का मूर्तियों को लेकर तृतीय का अप्सरा दोस्तों। तृतीय का अप्सरा, तृतीय वर्ग में अप्सराएं आती हैं। ये मंडप की जंघा, स्तंभ, मंडप, महामंडप स्तंभ के मंत्र को निर्मित करती है। अधिकतर सबसे होती है। चौथा का पशु पक्षी, चतुर्थ वर्ग पशु पक्षी। 5वां का मैथुन मूर्तिकला, 5वें मैथुन मूर्तिकला में आते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा आप, ये चित्र बना दिया गया। फिर प्रमुख मंदिर दोस्तों, खजुराहो के मंदिर दोस्तों दिया गया है। आप इनमें से एग्जाम्पल डाल दो। पश्चिमी समूह, दोस्तों आप एग्जाम्पल डाल सकते हो खजुराहो। पश्चिमी समूह, पूर्वी समूह, दक्षिणी समूह दोस्तों ये नाम दिया गया, आपको याद रखिए। खजुराहो के मंदिर हैं प्रमुख। फिर आगे बढ़ते हैं। कंदरिय महादेव मंदिर कहाँ पे दोस्तों? खजुराहो में समूह में कंदरिय महादेव मंदिर शिव को समर्पित है। किसी ऐप बोलेगा बौद्ध समर्पित, नहीं दोस्तों शिव को समर्पित है। यूपीएससी में पूछा था कंदरिय महादेव बौद्ध समर्पित है, नहीं शिव को समर्पित है। मंदिर की स्थापना 31 फीट ऊंची थी, कैलाश पर्वत से जुड़ती है दोस्तों। ये मंदिर में संगमरमर से बना, सिंगमरमर से बनाया गया दोस्तों। फिर 64 डेगुनी मंदिर, ये कहाँ है? 64 डेगुनी मंदिर हिंदू 64 डेगुनी समर्पित है। अस्कार देवी खजुराहो में यह एक मंदिर सबसे बड़ा पुराना अधिकांश मूर्तिकला खंडहर है। मंदिर की संरचना कई मंदिरों से किया गया दोस्तों। फिर आएगा लक्ष्मण मंदिर खजुराहो के सबसे बड़े पत्थर मंदिरों में से एक ही है। भगवान श्री विष्णु को समर्पित है। खजुराहो मंदिरों के समूह में सबसे लोकप्रिय हैं। इस मंदिर के प्रमुख स्तंभ आकर्षण है। बाहरी दीवारों मूर्तिकला भवन आदित्यनाथ मंदिर एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है जो जैन तीर्थकार आदित्यनाथ को समर्पित है। भले इसमें जैन धर्म से संबंध आदित्यनाथ पूछा जाएगा। ये राजा के नाम दिए गए। फिर मंगतेश्वर मंदिर दोस्तों, मतगेश्वर मंदिर, अरे दोस्तों मतगेश्वर में एक हिंदू मंदिर है। भगवान शिव को समर्पित भारतीय पुलिस सर्वेक्षण विभाग के अनुसार राष्ट्रीय मत घोषित किया गया है दोस्तों। ये है मंदिर दिया गया, चित्र दिया गया है। भगवान शिव को समर्पित ऋषि मतंग माना गया है। फिर आएगा दोस्तों जाबरी मंदिर,
दोस्तों ये मंदिर पूछा जा सकता है, इसके बारे में आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको इसके बारे में लिखना है। चित्रगुप्त मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर। तो दोस्तों हमारा चंदेल वंश ख़त्म होता है, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे परमार वंश। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।